गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है MGCI फाइटर बैच 2.0 में। हम नीट की प्रिपरेशन करने में आपकी सहायता कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आशु पांडे आपको बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर के अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में बात की थी। अंतःझिल्लिका तंत्र मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। 4 कोशिकांग उसके भाग बताए जाते हैं। सबसे पहले अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लयन काय तथा रिक्तिका। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी काय के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लाइसोसोम तथा वैक्यूल यानी कि लयन काय और रिक्तिका के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लयन काय, लयन काय अर्थात लाइसोसोम। लाइसोसोम यूकैरियोट कोशिका में पाया जाएगा। पहली बात तो ये हो गई, यूकैरियोट्स में उपस्थित। फिर एकल झिल्ली आवृत, एकल झिल्ली आवृत, इस पर झिल्ली एक ही होती है, ठीक है। गोल्जी काय में स्रावी पुटिका के निर्माण के समय बनती है, निर्माण के समय बनेगी। जब गोल्जी काय रिक्तिका बनाता है और स्रावी पुटिकाएं बनाता है तो उस समय लयन काय का निर्माण भी होता है। गोल्जी काय में स्रावी पुटिका के निर्माण के समय इसका निर्माण होता है, लयन काय का निर्माण होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं। किसने खोजा? एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। इन्होंने इसके बारे में बताया। अच्छा, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य, अब इसके अंदर होता क्या है उससे इसके कार्य संबंधित। इस कोशिकांग में, लयन काय में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित। क्या उपस्थित है? तो जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं? तो हम नाम लिखेंगे इनके। हाइड्रोलेज, इसे हाइड्रोलेजेस। ये किसका पाचन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। उसके बाद लाइपेज, आप यहाँ पर नाम के साथ समझ सकते हैं। लिपिड, लिपिड का LIP लिखा है यहाँ, तो ये किसका पाचन करेंगे? लिपिड का पाचन, लिपिड का पाचन करेंगे। फिर उसके बाद प्रोटीएजेस, प्रोटीएज एंजाइम, आप देख सकते हैं ये प्रोटीन के शुरुआती अक्षर है। इसका काम क्या होना चाहिए?
तो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीनों का पाचन। ठीक है। इसके बाद चौथे प्रकार का न्यूक्लियेज, यानी कि न्यूक्लिक अम्लों का पाचन। न्यूक्लिक अम्लों, कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कोशिका में? तो डीएनए तथा आरएनए का पाचन करेंगे। कौन? लयन का है। डीएनए तथा आरएनए का पाचन करेंगे। ठीक है। लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस और हाइड्रोलेज, 4 प्रकार के एंजाइम हमने देख लिए। अच्छा, अगर ये स्पेसिफिक नाम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम को हम कार्बोहाइड्रेजेस भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस। अब इसमें एक खास बात है कि ये जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं। यहाँ लिख देते हैं एंजाइम, ये सभी जो एंजाइम हैं अम्लीय पीएच, अम्लीय सांद्रता पर अधिक सक्रिय सक्रिय होते हैं। अम्लीय पीएच मतलब पीएच का रेंज जो होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 6.8 से नीचे जाएंगे 5.4 तक, 6.8 से 5.4 तक, या और स्पेसिफिक अगर कहना चाहें तो 5.4 से 5.8 के बीच में। एनसीईआरटी इसके पीएच को तो नहीं देता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 5.4 से 5.8 में इसके सभी एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। इसके कार्य के दो अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। लाइसोसोम के कार्य, ऑटोफेजी तथा ऑटोलाइसिस। कोशिका में लयनकाय पुटिकाओं के रूप में एंजाइम समेटे हुए रखते हैं। मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका में ये लयनकाय है। लयनकाय एक पुटिका समान संरचना है। पुटिका में हमें क्या मिलेंगे? विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलेंगे। मान लीजिए कि यदि कोशिका का कोई कोशिकांग खराब हो चुका है तो उसमें जो जैव अणु मौजूद हैं, जैव अणु उपस्थित हैं, वो खराब नहीं हुए हैं, तो कोशिका उन जैव अणुओं का प्रयोग किसी दूसरे कोशिकांग को बनाने के लिए करती है। तो ऐसे में जो खराब हो रहा कोशिकांग है उसका पाचन होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे एक सूत्रकणिका है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सूत्रकणिका हो गई या हरित लवक मान लेते हैं, इसके अंदर ये थाइलाकोइड मान लेते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? अगर मान लिया जाए कि ये हरित लवक ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है तो लाइसोसोम इसके पास तक जाएगा और यहाँ पर फट जाएगा जिससे कि एंजाइम आसपास में स्रावित हो जाएंगे। स्रावित होने की वजह से हरित लवक का पाचन करेंगे। हरित लवक अपने मूल अणुओं में अपघटित हो जाएगा। हरित लवक क्या हो जाएगा? मूल अणुओं में अपघटित हो जाएगा। ठीक है। तो इसने क्या किया? स्वयं के कोशिकांगों को पाचन किया, स्वयं के कोशिकांगों को तोड़ा। ठीक है। इस तरह से यदि कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित हैं और सभी लाइसोसोम एक साथ फट पड़े तो क्या कोशिका के अवयवों का पाचन हो जाएगा? हाँ। तो पहला केस क्या था? कोशिका ने एक कोशिकांग का पाचन किया ताकि वहां पे जैव अणु मिल सके, तो इसे हम कहेंगे ऑटोफेजी। और दूसरा केस क्या था? कोशिका ने स्वयं को फोड़ दिया, लयनकाय ने स्वयं को फोड़ करके और कोशिका का पाचन कर दिया, तो ये स्वभक्षण, ऑटोफेजी को हम कहेंगे स्वभक्षण। ये हमें देखने को मिलता है मेंढक में। मेंढक के लार्वा के पूंछ का स्वपाचन,
कब होता है? तो ये होता है कायांतरण, कायांतरण के समय। कायांतरण क्या होता है? मतलब लार्वा जो होता है, लार्वा परिवर्तित हो रहा है मेंढक में, ठीक है। तो इस समय लार्वा में जो पूंछ होती है, वो पूंछ के अंदर जो भी जैव पदार्थ है, वो मेंढक अपने वृद्धि के लिए, लार्वा अपनी वृद्धि के लिए प्रयोग करता है। तो कैसे वहां से मुक्त कराता है? स्वभक्षण करवा के। वहां पे वो लाइसोसोम की कोशिकाएं जो होती है, वो भक्षण करने लगती है एंजाइम रिलीज करके, जिससे कि लार्वा की पूंछ के जो अवयव हैं वो पाचित हो जाते हैं और उनका प्रयोग मेंढक का बच्चा अपनी वृद्धि के लिए कर पाता है, ठीक है। अच्छा, ऑटोलाइसिस क्या होता है? स्वपाचन। अब ये कोशिका जब मरने की कगार पे होती है, कोशिका जब मरने वाली होती है, तो वहां पर लाइसोसोम उसके अंदर के जितने भी हैं वो फटने लगते हैं। इससे वहां की कोशिकाओं का पाचन हो जाता है, ठीक है, स्वपाचन। तो चूंकि ये दोनों काम ऐसे हैं जिसमें कि स्वयं को नष्ट करने का कार्य दिया गया है, किसे दिया गया है? लाइसोसोम को। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी कि सुइसाइडल बैग। बस इतनी बातें हैं जो एनसीईआरटी में और नीट में पूछी जाती हैं। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहता है। लाइन का है, 4 लाइन का है, इसको हमने ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, झिल्ली और पुटिका संरचना होती है, ठीक है। जो संवेष्टन, हमने याद कीजिए लास्ट लेक्चर में संवेष्टन पढ़ा था, जिसमें कि गोल्जी काय संवेष्टित कर रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन से प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा था और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बना रहा था। तो वो संवेष्टन विधि के दौरान गोल्जी काय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? गोल्जी काय में। पृथकीकृत, पृथकीकृत मतलब आइसोलेटेड, अलग अलग जब स्टडी किया गया, कोशिका के बाहर लयन कायों का अध्ययन किया गया, तब पता चला कोशिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। यहाँ न्यूक्लियस एंजाइम नहीं दिया है इन तीनों के साथ में, आप यहाँ पे न्यूक्लियस लिख सकते हैं और हमने वहां स्लाइड में भी लिखा है न्यूक्लियस, ठीक है। अगली हमारा जो कोशिकांग है इस कड़ी में वो है लयनकाय, सॉरी रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका अर्थात रसधानी, अर्थात वैक्यूल। वैक्यूल शब्द का उद्भव हुआ है वैक्यूम शब्द से। वैक्यूम, वैक्यूम का अर्थ होता है निर्वात, यानी कि खाली स्थान, खाली स्थान। निर्वात यानी कि खाली स्थान। सबसे पहले देखने वालों को कोशिका में एक बहुत बड़ा, पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ा खाली स्थान दिखा, उसका उन्होंने नाम रख दिया, क्योंकि वो खाली स्थान एक सीमा से घिरा हुआ था, तो उस सीमा का, उस झिल्ली का भी नाम रखा गया। लेकिन उस खाली झिल्ली, खाली स्थान को एक कोशिकांग का दर्जा दिया गया, जिसे कहा बाद में कहा गया वैक्यूल, ठीक है। किसमें उपस्थित है? यूकैरियोट कोशिकाओं में उपस्थित, यूकैरियोट कोशिकाओं में। लेकिन यूकैरियोट कोशिकाओं में भी किसमें उपस्थित है? शैवाल, अच्छा किंगडम, पादप में लिख लेते हैं हम, पादप जगत, पादप जगत की कोशिकाओं में वैक्यूल उपस्थित है। क्या ये झिल्ली आबद्ध है? हाँ, एकल झिल्ली आबद्ध है, एकल झिल्ली आबद्ध, एकल झिल्ली आवृत। क्या कहेंगे इस झिल्ली को?
झिल्ली का नाम क्या है? तो झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट। झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब ये कोशिका में, पादप कोशिका में लगभग 90% तक स्थान घेर सकता है। पादप कोशिका में लगभग 90% स्थान, 90% आयतन घेर सकता है, सकता है। लगभग 90% आयतन घेर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है और ये क्या रखता है। तो रिक्तिका में कोशिका के लिए अनुपयोगी तथा उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण पहला, कोशिका के लिए अनुपयोगी पदार्थों का, अनुपयोगी तथा उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण। दूसरा, आयनों का संग्रहण। तीसरा, वर्णकों वर्णकों गैस इत्यादि का संग्रहण होता है। ठीक है, क्या क्या संग्रहित होता है रिक्तिका में? तो कोशिका के लिए अनुपयोगी उत्सर्जी पदार्थ हो गए, उसके बाद कई बार आयनों का संग्रहण होता है, फिर वर्णकों गैस इत्यादि का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से कुछ प्रकार की रिक्तिकाएं आपको बताई गई है जो पढ़ना होती है। आइए देखें कौन कौन सी। पहली हम नाम ले लेते हैं खाद्य धानी। खाद्य धानी, इससे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता होगा। ठीक है, तो पहली लिख लेते हैं हम खाद्य पदार्थों का संग्रहण, पदार्थों का संग्रहण। इसमें तो ये विशेष उदाहरण पाया जाता है प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार का संकुचनशील, संकुचनशील रसधानी। ये कहाँ पर उपस्थित है संकुचनशील रसधानी? तो ये पाई जाएगी अमीबा में। ठीक है, कार्य क्या करेगी? परासरण का नियमन, परासरण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन तथा उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। ठीक है, तीसरे प्रकार की है रस रिक्तिका।
यानी कि सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल इसमें क्या क्या इकट्ठा होगा? तो इसमें रेजिन, टैनिन, एंथोसाइनिन, रेजिन, टैनिन, एंथोसाइनिन, तैलीय पदार्थ, आयन तथा जल, ये सब एकत्रित होते हैं। इस प्रकार की रिक्तिका को रस रिक्तिका या सैप वैक्यूल कहा जाता है। इसमें उपस्थित पादप कोशिकाओं में उपस्थित तीसरे प्रकार की रस रिक्तिका हो गई। चौथे प्रकार की कौन सी है? गैस रसधानी। इसके बारे में हम बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया में। गैस रसधानी साइनोबैक्टीरिया, उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या काम करेगी? उपलावकता, उपलावकता अर्थात बोयेंसी प्रदान करती है। उपलावकता अर्थात बोयेंसी प्रदान करेगी, इसमें साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, अब एक खास बात इसमें समझनी होती है। वो खास बात क्या होती है कि मान लेते हैं हम ये एक पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में लगभग इतना बड़ा स्थान रिक्तिका ने घेरा हुआ है। क्या हो गई ये? रिक्तिका, वैक्यूल। यहाँ पर कहीं पर केंद्रक है जिसमें गुणसूत्र उपस्थित है। केंद्रक। अच्छा, अब इसमें जो ये रिक्तिका है इसके अंदर द्रव का संचय होता है, एकत्रित होते हैं, संग्रहण होता है। कई बार कोशिका के जो सांद्रता प्रवणता है उसके विपरीत जाकर इसमें द्रव का संग्रहण होता है। वैक्यूल यानी रिक्तिका में कई बार द्रवों तथा आयनों का संग्रहण या संचय सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। तो इस प्रकार के जो भी परिवहन है, मतलब हो क्या रहा है, यहां पर मान लिया जाए कि Mg2+ आयन ज्यादा है, कहाँ? कोशिका द्रव्य में। उसे पहुंचाया जाना है किसमें? रिक्तिका में। ठीक है, और यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। तो सांद्रता किसकी ज्यादा हुई? कोशिका द्रव्य की ज्यादा हुई इस अवस्था में, लेकिन यहां से भी इकट्ठा करके वहां पहुंचाना है। सॉरी, उल्टा हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। रिक्तिका में सांद्रता प्रवणता, रिक्तिका कोशिका द्रव्य में Mg2+ आयन की सांद्रता कम है, रिक्तिका में Mg2+ आयन की सांद्रता अधिक है। सांद्रता कहां पर अधिक है? तो रिक्तिका में। रिक्तिका में सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक है। कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी जगह अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, परिवहन करना चाहते हैं किसी आयन का, और सांद्रता प्रवणता की दिशा में करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि सांद्रता प्रवणता के विपरीत आपको परिवहन करना है,
मतलब इस केस में कम की तरफ से ज्यादा वाली तरफ पहुंचाना है, किसे? Mg2+ आयन को। तो यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। मतलब ये किस तरह का परिवहन हो गया? सक्रिय परिवहन। परिवहन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता। तो ये किस प्रकार का परिवहन हुआ? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन। बार बार सक्रिय परिवहन करने के कारण, बार बार सक्रिय परिवहन करने के कारण रिक्तिका में सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। रसधानी। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, इन्हें भी इसमें पाया गया है। ठीक है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। ठीक है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत, यहां लिखा है टफेनोप्लास्ट, जो कि आपको सुधारना है, इसे आप करेंगे टोनोप्लास्ट। टफेनोप्लास्ट नहीं है, यह है टोनोप्लास्ट। सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। रसधानी के अंदर लाया जा रहा है। कब, कैसे में लाया जा रहा है? सांद्रता प्रवणता के विपरीत। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। किनकी? तो आयन व दूसरे पदार्थ। ठीक है। आयन व दूसरे पदार्थ। किसकी सांद्रता अधिक? अच्छा, और क्या दिया है इसके बारे में? संकुचनशील रसधानी। अच्छा, उदाहरण दिए हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। बाकी फिर हमने साइनोबैक्टीरिया का देख लिया और गैस रसधानी का देख लिया। अच्छा, तो इस तरह से हमारा अंतःझिल्लिका तंत्र समाप्त हुआ, जिसमें हमने अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी इकाई, लाइसोसोम यानी लयन काय और रिक्तिका यानी कि वैक्यूल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सूत्रकणिका। तो आइए सूत्रकणिका के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे सूत्रकणिका। सूत्रकणिका के बारे में आइए समझते हैं डायग्राम से। किसी भी कोशिकांग में अगर हम बात करेंगे, अगर झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है तो वो या तो एकल झिल्ली आवृत होगा या दोहरी झिल्ली आवृत होगा। सूत्रकणिका के बारे में आपको पता है कि ये दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग है। तो ये सबसे पहली झिल्ली हुई बाहर की, इसे हम क्या नाम दे दें? बाह्य झिल्ली। ठीक है। ये किस प्रकार की है? सतत है। कैसी है? कंटिन्यूअस है, सतत। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात करते हैं। सतत होने के साथ साथ इसमें लिपिड का पोर्शन कितना है? झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन दो चीजें पाई जाती है। लिपिड का प्रतिशत है 40%, प्रोटीन का प्रतिशत है लगभग 60%। कौन से प्रोटीन है? तो कोरिन प्रमुख प्रकार के प्रोटीन हैं। प्रमुख प्रकार के प्रोटीन का नाम क्या है? कोरिन। ठीक है। कोरिन क्या करते हैं? छिद्र का निर्माण करते हैं। छिद्र किस काम आएंगे? परिवहन के काम आएंगे। तो ये बातें हमने किसके बारे में कर ली? बाहरी झिल्ली के बारे में। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। तो इसकी जो अंदर वाली झिल्ली है, ये कुछ इस तरह की है कि इसमें अंतर्वलन पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं बच्चों? अंतर्वलन।
जगह जगह से ये अंदर से मुड़ी हुई, ये अंतर्वलन है और इन अंतर्वलनों को एक नाम दिया गया है। ये जो भी अंतर्वलन है, इस अंतर्वलन का नाम है कृष्टि। क्या नाम है? कृष्टि। कृष्टि हिंदी में लिखेंगे हम कृष्टि। ठीक है, कृष्टि क्या है ये? तो बोलेगी साहब ये है अंतर्वलन। कौन सी झिल्ली के? तो आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन। के अंतर्वलन। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने बाहर की झिल्ली की बात करी, उसे हमने बाह्य झिल्ली नाम दिया। उसके बाद अंदर वाली झिल्ली है, कौन सी झिल्ली? भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली और बाह्य झिल्ली, यहां पर एक द्रव भरा है, दोनों के अंदर अपना अपना द्रव भरा है। बाह्य झिल्ली के अंदर भी द्रव भरा है, उसके अंदर आंतरिक झिल्ली भी है और आंतरिक झिल्ली के अंदर अपना द्रव है। ठीक है, तो यहां पर इस द्रव को हम कहते हैं आधात्री, यानी कि मैट्रिक्स। आधात्री या मैट्रिक्स। भीतरी झिल्ली के अंदर स्थित द्रव को हम कहेंगे आधात्री या मैट्रिक्स। बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली के मध्य जो द्रव है उसे क्या कहेंगे? पहले तो उस स्पेस को क्या कहेंगे जो बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली के मध्य है? कैसे समझेंगे हम इस स्पेस को? तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है दोनों झिल्लियों के मध्य, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? तो इसका नाम है अंतर झिल्ली अवकाशिका। क्या नाम है? अंतर झिल्ली अवकाशिका। अवकाशिका, अंतर झिल्ली अवकाशिका, यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या नाम है इसका? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब इसके अंदर जो द्रव भरा है अंदर वाले मेम्ब्रेन में, उस द्रव का नाम क्या है? तो बोले आधात्री है। ये एक समांगी पदार्थ है। कैसा है? होमोजीनस। आधात्री कैसा है? समांगी। समांगी पदार्थ, होमोजीनस मटेरियल। होमोजीनस के लिए शब्द आता है समांगी। ठीक है, अच्छा, अब ये द्रव की बात हो गई। हमने बाहरी झिल्ली और अंदरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा है उसका नाम क्या रखा? तो बोले अंतर झिल्ली अवकाशिका का द्रव्य। अंतर झिल्ली अवकाशिका है, अंतर झिल्ली अवकाशिका में जो द्रव्य है वो क्या कहलाएगा? अंतर झिल्ली अवकाशिका द्रव्य। अब दूसरी बात, यहां पर H प्लस आयन की सांद्रता देखी जाती है। H प्लस आयन की सांद्रता, ये आपको रेस्पिरेशन, श्वसन में देखने को मिलेगा। H प्लस आयन की सांद्रता कम और H प्लस आयन की सांद्रता, सॉरी, यहां पर ज्यादा रहेगी। H प्लस आयन की सांद्रता कहां पर? अंतर झिल्ली अवकाशिका में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक और अंदर यहां पर H प्लस आयन की सांद्रता अधिक। अधिक। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम कि ये कृष्टि में क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये हम जानते हैं कि यूकैरियोट कोशिका की बात हो रही है, तो ये कोशिकांग किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोट कोशिकाओं में। खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम था अल्टमान तथा फ्लेमिंग। अल्टमान तथा फ्लेमिंग खोजकर्ता। नाम किसने दिया था? बेंडा।
ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, क्या ये साधारण तरीके से दिखाई देती है? नहीं, ये साधारण तरीके से नहीं दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती है, या फिर अच्छे रिजोल्यूशन अच्छी आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती है, परंतु अभिरंजन के पश्चात। तो हम यहाँ लिखेंगे अभिरंजन, अभिरंजित होने पर दिखाई देती है, होने पर दिखेगी। कब दिखेगी? अभिरंजित होने पर दिखेगी। कौन सा अभिरंजक इसके लिए यूज किया जाता है? तो उस अभिरंजक का नाम है जेनस ग्रीन। अभिरंजक का नाम क्या है? जेनस ग्रीन। ठीक है, किस प्रकार की दिखाई देती है? तो ये बेलनाकार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? बेलन, सिलिंड्रिकल, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा और बेलनाकार। तस्तरी नुमा के लिए शब्द है सॉसेज शेप, और बेलनाकार के लिए है सिलिंड्रिकल। ठीक है, बेलनाकार हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। क्या इनकी संख्या के बारे में कोई बात कहता है एनसीईआरटी? हाँ, ये कहता है कि कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता यदि अधिक है तो हो सकता है कि उसमें सूत्रकणिका की संख्या ज्यादा हो जाए। सूत्रकणिका का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। ऊर्जा उत्पादन जिस कोशिका में जितनी होगी उसके अनुसार इसकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में संख्या में विभिन्नता, संख्या में विभिन्नता। ठीक है, अच्छा, अब इसके साइज के बारे में कोई बात कहता है क्या एनसीईआरटी? हाँ भाई कहता है। क्या कहता है? तो बोले कि साहब देखो, लंबाई की बात करें तो लंबाई हो सकती है 1 से लगाकर 4 माइक्रोन तक, माइक्रोमीटर तक। व्यास क्या हो सकता है? व्यास के बारे में भी कुछ कहता है क्या एनसीईआरटी? हाँ, व्यास के बारे में कहता है कि 0.2 से लगाकर 1 माइक्रोन तक। औसत कितना हुआ इसका? तो औसत हो गया लगभग 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन। तो ये बेसिक बातें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कर ली। कितनी झिल्ली की संरचना है? तो बोले दोहरी झिल्ली की। ठीक है, अब इसका काम क्या है? मुख्य काम क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन। तो आप बचपन से जानते हैं, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा फैक्ट्री, कोशिका की बैटरी, इस नाम से जाना जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, और क्या कहते हैं? कोशिका की बैटरी, सबसे सक्रिय कोशिकांग, कोशिकांग। ठीक है, अच्छा, ऊर्जा का क्या सीन है भैया? ऊर्जा कैसे बन रही है? तो हम जानते हैं ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान होगा
ऑक्सीकारक फॉस्फोरीकरण यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होगा उस दौरान? तो बोलेगी साहब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है? इससे ऊर्जा निष्कासित होगी। या उत्सर्जित होगी। इससे ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। अच्छा, इस ऊर्जा से कोशिका एटीपी बना लेती है। इस निष्कासित ऊर्जा से कोशिका क्या बना लेती है? एटीपी बना लेती है और एटीपी का संचय होता है। एटीपी का संचय। तो ये जो प्रक्रिया है ऑक्सीकारक फॉस्फोरीकरण, ये कहाँ होता है? तो बोले कि साहब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मुख्य कार्य क्या हुआ? ऊर्जा उत्पादन। कैसे ऊर्जा उत्पादन? तो बोले एटीपी बनाएगा। एटीपी कैसे बनाएगा? तो बोले कि होगा ऑक्सीकारक फॉस्फोरीकरण, उससे निकलेगी ऊर्जा, ऊर्जा से बना ली जाएगी एटीपी और एटीपी का कर लिया जाएगा संचय। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जिस कोशिका में जब कोशिका को जरूरत पड़ेगी, दूसरे कोशिकांगों में एटीपी की आवश्यकता होगी, तो ये एटीपी जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे दिया जाएगा। बस इतनी सी कहानी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अच्छा, अब दो तीन बातें और। इसमें एंजाइम्स की मात्रा बहुत होती है भैया। एंजाइम्स बहुतायत में पाए जाएंगे। कहां पे कौन से एंजाइम पाए जाएंगे ये ध्यान रखना होता है। तो भीतरी झिल्ली में कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? तो बोलेगी साहब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? भीतरी झिल्ली में पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वाहक पाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वाहक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम। ठीक है, क्रेब साइकिल के क्रेब चक्र के एंजाइम, ये सब कहां पाए जाएंगे? एंजाइम ये सब कहां पाए जाएंगे? तो ये सारे के सारे एंजाइम भीतरी झिल्ली पर व्यवस्थित हैं। कहां पर व्यवस्थित हैं? भीतरी झिल्ली पर। ठीक है, भीतरी झिल्ली पर मुख्यतः एंजाइम पाए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि एंजाइम कैसे काम करेंगे, कहां काम करेंगे, तो उसकी चर्चा करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि भीतरी झिल्ली में अंतर्वलन है। क्या ये भीतरी झिल्ली का पृष्ठ सतह ज्यादा होगा बाहरी झिल्ली की तुलना में? जाहिर सी बात है, यहाँ वही उदाहरण दिया जा सकता है कि आपको एक छोटी पॉलीथीन बैग दे दी गई है और कहा गया है कि उसके अंदर आपको बड़ी पॉलीथीन बैग को रखना है, तो आप कैसे रखोगे? जाहिर सी बात है वो मुड़ जाएगा। बड़ी वाली पॉलीथीन को मोड़ करके फोल्ड करके रखना पड़ेगा जगह जगह से। तो आपने उसको फोल्ड किया तो ये बन गए अंतर्वलन। बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा है, पृष्ठ सतह ज्यादा है या अंदर का? तो बोलेगी साहब अंदर की झिल्ली का पृष्ठ सतह ज्यादा हुआ। ठीक है, भीतरी झिल्ली का पृष्ठ सतह ज्यादा है। अब ये पृष्ठ सतह बार बार क्यों ज्यादा बता रहा हूं भैया मैं? तो जो भी एंजाइम होंगे ना वो यहाँ पे पाए जाएंगे। एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? ये मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे हुए पाए। और कार्य कहाँ करेंगे? तो बोले ये पूरा स्पेस पड़ा है, यहाँ पे वो कार्य करेंगे। सरफेस एरिया बढ़ा दिया है हमने। भीतरी झिल्ली पर पाए जाएंगे कुछ विशेष प्रकार के, जो हमने लिख दिए यहाँ पर, भीतरी झिल्ली से संबंधित वाले। तो भीतरी झिल्ली से संबंधित क्रेब चक्र के एंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वाहक, तीन चीज प्रमुखता से भीतरी झिल्ली पर पाए जाएंगे। अच्छा, क्रेब चक्र के जो एंजाइम हैं उनमें से कुछ एंजाइम बाहरी झिल्ली पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज।
यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक खास बात है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या कहा गया है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, मतलब सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्यों कहा गया है ऐसा? तो आपको यहां पर यह ध्यान देना होगा कि सूत्रकणिका में स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, और ये डीएनए कैसा होता है? स्वयं का डीएनए उपस्थित है जो द्विगुणन कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वयं का डीएनए जो द्विगुणन कर सकता है। तो इस डीएनए के बारे में क्या बात लिखी जाएगी कि गोलाकार डीएनए स्वयं का द्विगुणन करने में सक्षम, स्वयं का द्विगुणन करने में सक्षम। अच्छा, क्या इसमें आरएनए भी पाया जाएगा? बोले हाँ साहब, इसमें डीएनए भी मिलेगा, आंतरिक स्पेस में डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा। ठीक है, डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, राइबोसोम भी मिलेगा, राइबोसोम भी मिलेगा। कौन से प्रकार का? तो बोले कि साहब यूकैरियोट वाला जो है वो तो 80S प्रकार का होता है? और यहाँ पे कौन सा मिलेगा? यहाँ पर प्रोकैरियोट प्रकार का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 70S प्रकार का राइबोसोम, 70S प्रकार का। मतलब इसके पास अपना डीएनए है, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है, मतलब ये अपने काम के प्रोटीन बना सकता है, स्वयं के कार्य से रिलेटेड प्रोटीन बना सकता है। और क्या पाया जाता है? तो बोले कि साहब लिपिड बनाने वाले एंजाइम, लिपिड बनाने वाले एंजाइम उपस्थित। ठीक है, लिपिड बनाने वाले एंजाइम उपस्थित। बहुत सारी चीजें हो गई ना। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहता है। अच्छा, क्या ये स्वयं की कॉपी कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, विखंडन द्वारा स्वयं का द्विगुणन करने में सक्षम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विखंडन द्वारा स्वयं का द्विगुणन करने में सक्षम, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहता है। सूत्रकणिका, पहली बात, जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी में आसानी से दिखेगा। ठीक है, प्रत्येक कोशिका, हमने नाम लिख लिया जेनस ग्रीन, अभिरंजक। सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। किस पे डिपेंड करेगा? कारिकी सक्रियता पर निर्भर करेगा। मतलब कारिकी सक्रियता कम तो सूत्रकणिका की संख्या कम, कारिकी सक्रियता ज्यादा तो सूत्रकणिका की संख्या ज्यादा। आकृति व आकार भिन्न होती है, तस्तरीनुमा और बेलन आकार। साइज, लंबाई 1 से 4, व्यास 0.27, औसत व्यास 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। दोहरी झिल्ली संरचना, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में अवकाशिका है। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में जो अवकाशिका है वो इसको दो भागों में बांट रही है। एक तो हो गई अवकाशिका और अंतर झिल्ली के अंदर जो भी है। ठीक है, तो बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष दो प्रकार के कक्ष में विभाजित है। सही बात है भैया। भीतरी कक्ष घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है। उस घने और समांगी पदार्थ को हम कहते हैं आधात्री। ठीक है, बाह्य कला,
सूत्र कणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। देखिए यहाँ पे आप सतत पे ध्यान देंगे, सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है। आधात्री की तरफ क्या बनाती है? अंतर्वलन, जिसे क्या कहा जाएगा? क्रिस्टी कहते हैं, है ना। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? क्षेत्रफल को। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्र कणिका के कार्य से संबंधित। सूत्र कणिका का वायवीय श्वसन में संबंध होता है। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। मैंने बताया ऑक्सीकारक फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस कारण से सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। शक्ति ग्रह, शक्ति भंडार, पावर हाउस, ठीक है। सूत्र कणिका के आधात्री में क्या होता है? तो बोले एकल वृत्ताकार डीएनए अणु। आधात्री में होता है डीएनए अणु, कुछ आरएनए, राइबोसोम। कौन से प्रकार का राइबोसोम? 70S, तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते। सूत्र कणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। किसके द्वारा? तो विखंडन द्वारा। अब यहाँ डायग्राम देखेंगे आप तो बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली के अंदर भीतरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली के अंदर आधात्री, लेकिन बाह्य झिल्ली तथा भीतरी झिल्ली के मध्य अंतर झिल्ली अवकाशिका। और ये था सूत्र कणिका के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लवकों के बारे में, यानी कि प्लास्टिड्स के बारे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।